वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करें राजस्थान जीके टेस्ट। हमारे सवाल आपके जवाब, प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की ये क्लास, और आज क्लास नंबर 137 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं, जिसमें बेहतरीन तरीके से आपको राजस्थान जीके कवर करवाया जाता है। इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल के ये आपको टॉपिक मिलते हैं। तो आज 137 नंबर क्लास है। प्ले लिस्ट हमारी बनी हुई है राजस्थान जीके टेस्ट की। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने विद्यार्थियों में। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, और लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल स्पीच के साथ। क्या है मोटिवेशनल स्पीच आज का? हर कदम हर वक्त तुम्हारा है, हर वक्त तुम्हारा है, वक्त के साथ कदम मिलाना तो सीखो। हर वक्त तुम्हारा है, वक्त के साथ कदम मिलाना तो सीखो। हर मंजिल तुम्हारी है, शिद्दत से कोशिश करके तो देखो। हर मंजिल तुम्हारी है, शिद्दत से कोशिश करके तो देखो। इसी के साथ आज की क्लास शुरू होने जा रही है। पहला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंतरिम पुनर्गठन के समय राज्य का कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश प्रांत में मिलाया गया? याद होगा आपको, पढ़ा होगा आपने। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण टोटल 7 चरणों में होता है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगते हैं। 1948 से शुरू होता है और 1956 में जाके 7 चरणों में पूरा हो जाता है, जिसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को जाता है। अब बात आई है 1 नवंबर 1956 को, जब पूरा राजस्थान बन चुका था, कुछ ऐसा क्षेत्र था जिसमें परिवर्तन किया गया। तो ये देखिए, झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा हमने लिया था ना। ये क्वेश्चन आता है कि 1 नवंबर 1956 राजस्थान का अंतिम चरण, जिसमें झालावाड़ के सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया, जबकि सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया। और अंतिम अजमेर मेरवाड़ा अंतिम मिलने वाली ये रियासत, ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। अभी हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन भी आया था कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से राजस्थान में मिलाया गया, एकीकरण में मिलाया गया अजमेर मेरवाड़। पुष्कर में रत्नागिरी पर्वत पर, कहां पे? पुष्कर अजमेर के अंदर है, रत्नागिरी पर्वत है, वहां पे स्थित ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री के मंदिर में कब मेला पड़ता है? बड़ा शानदार प्रश्न है, एग्जामिनर पूछता है सावित्री माता का मंदिर किस पहाड़ी पे है या किस पर्वत पे है? तो आपका उत्तर आता है रत्नागिरी पर्वत पे। ब्रह्मा जी की पत्नी का मंदिर में मेला कब बढ़ता है? याद रखना, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को सावित्री माता के मंदिर में मेला बढ़ता है। जब सावित्री माता के मंदिर की बात आए तो एक बात याद जरूर रखना, यहाँ पे रोपवे संचालित है। क्या है? रोपवे संचालित है, क्योंकि अब तक राजस्थान में सुंदा माता मंदिर भीनमाल जालोर, सावित्री माता मंदिर पुष्कर, इच्छा पूर्ण करनी माता उदयपुर, और अभी हाल ही में 2020 में सामोद हनुमान जी मंदिर, ये 4 रोपवे अब तक स्थापित हुए हैं। अब बजट में नई घोषणा की है, आपको पता है त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर स्वाईमाधोपुर में भी रोपवे संचालित होगा। शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? ये शेरशाह सूरी, जिसका बचपन का नाम फरीद था, और ये ऐसा शख्स जो मुगलों के बीच में आया। सूरी वंश इसने चलाया 1540 से लेकर 1555 के बीच। भारतीय इतिहास में सूरी वंश आ जाता है। ये अफगान था। शेरशाह सूरी ने चौसा और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर भारत से बाहर भगा दिया था। वही शेरशाह सूरी जिसने भारत में जीटी रोड चलाई, वही शेरशाह सूरी जिसने रुपया जो आज चल रहा है उसका निर्माता शेरशाह सूरी है। और वही शेरशाह सूरी जिसकी सासाराम बिहार के अंदर मकबरा बना हुआ है, जो दूर से देखने पर डमरू की आकृति का लगता है। इतनी बात मैंने शेरशाह सूरी की बता दी। इसके नाम पर एक शेर ए चश्मा बना हुआ है, वो किस किले में स्थित है? तारागढ़ के किले में। कौन से किले में? तारागढ़ किला कहां पे? अजमेर के अंदर स्थित है शेर ए चश्मा। अब जब ये चश्मा चश्मे का नाम आ जाता है तो आपने ये भी सुना होगा चश्मा ए नूर महल कहां पे है? चश्मा ए नूर सुना है ना? ये चश्मा ए नूर ये भी अजमेर के अंदर है। इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। 6ठी शताब्दी का प्राचीन मंदिर जिसके हर पत्थर पर ओम अंकित है, कहां स्थित है? देखिए, 6ठी शताब्दी का प्राचीन मंदिर है जिसके हर पत्थर पर ओम शब्द अंकित है, ये कहां स्थित है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 50 में से 5-10% आपको ऐसे मिलेंगे आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा। ताल वृक्ष अलवर के अंदर।
ताल वृक्ष अलवर में एक 6ठी शताब्दी का प्राचीन मंदिर बना हुआ है जिसके हर एक पत्थर पर ओम अंकित। याद रखना निमराना अलवर क्यों प्रसिद्ध है? औद्योगिक क्षेत्र है, राजस्थान का पहला जापानी पार्क है यहाँ पे। मोती डूंगरी, भीम डूंगरी, बिज्जक डूंगरी ये जयपुर की बड़ी प्रसिद्ध है। और डिडवाड़ा, नागौर डिडवाड़ा खारे पानी की झील भी है। ये चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, मेनाल जलप्रपात कहां स्थित है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पर भीलवाड़ा में है। मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पर भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा की बात आए तो भीलवाड़ा में एक मेजा बांध भी है, कौन सी? कोठारी नदी पर। पुराणों में शोणितपुर किसे कहा गया है? पुराण नाम सुना ना, 18 पुराण, उनमें शोणितपुर नाम से किसे पुकारा गया है? बयाना को। बयाना जो भरतपुर के अंदर है उसे पहले शोणितपुर के नाम से पुकारा जाता था। उज्जैन नाम सुना है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। जालोर की बात आई तो वहल मछली के समान इसकी आकृति है। खानवा की बात आई तो भरतपुर में। जोधपुर में नागणेची माता के मंदिर की प्रतिष्ठा किसने करवाई थी? जोधपुर में जो नागणेची माता का मंदिर है उसकी मूर्ति स्थापित किसने करवाई थी? किसने करवाई थी? जोधपुर में जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना हुआ, चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, उसमें जो नगाना बाड़मेर के अंदर मूल नागणेची माता की मूर्ति थी वो लाके राव जोधा ने स्थापित करवाई थी। किसने? राव जोधा ने स्थापित करवाई। तो नागणेची माता जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी है। मुख्य मंदिर ध्यान रखना नगाना गांव बाड़मेर में है। 3 मंदिर इनके प्रसिद्ध है, नगाना गांव बाड़मेर, मेहरानगढ़ जोधपुर और जूनागढ़ बीकानेर में 3 मंदिर। केसरी सिंह बाहरट व प्रताप सिंह बाहरट की हवेली कहां स्थित है? बहुत खासे प्रसिद्ध है राजस्थान में। बाहरट परिवार क्रांतिकारी गतिविधियों का नाम आता है तो केसरी सिंह बाहरट, प्रताप सिंह बाहरट, जोरावर सिंह बाहरट, तीनों बड़े नाम हैं। तो इनकी हवेली पेपर में पूछी जाती है। इनकी हवेली शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहां पे? भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, उरई व बामनी नदियों के उद्गम पर कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? उरई व बामनी नदियों का उद्गम कौन से वन्य जीव अभयारण्य से होता है? कौन सी? उरई और बामनी। अब आपको दिमाग में आना चाहिए ये बामनी और उरई नदी किस तरफ बहती है, तब आप इसका क्लियर कर सकते हो। तो सही उत्तर हो जाएगा बस्सी। बस्सी चित्तौड़गढ़ से ये उरई और बामनी नदियों का उद्गम होता है। गजरा का मकबरा कहां स्थित है? बड़ा प्रसिद्ध है ये गजरा। गजरा का मकबरा अक्सर पेपर में पूछा जाता है कला संस्कृति में जब भी। तो गजरा का मकबरा धौलपुर के अंदर है। ठीक है, गजरा का मकबरा धौलपुर में है। इसका निर्माण धौलपुर के राजा भगवंत सिंह ने, ये भगवंत सिंह ना, भगवंत सिंह इनकी प्रेमिका थी गजरा। धौलपुर का राजा था भगवंत सिंह, उनकी प्रेमिका थी गजरा। गजरा की याद में यहां पे इसका निर्माण करवाया गया। इसका धौलपुर में गजरा का मकबरा। राजस्थान का सबसे लंबा कच्चा बांध कौन सा है? अब आपने नाम तो सुना है, मिट्टी का बना हुआ बांध, पांचना बांध, 5 नदियों के संगम पर अमेरिका के सहयोग से करौली में। लेकिन ये पूछ रहा है राजस्थान का सबसे लंबा कच्चा बांध कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अंगाई बांध है। कौन सा बांध है? अंगाई बांध है। ये अंगाई बांध धौलपुर में है। कहां पे? धौलपुर में अंगाई बांध। और किस नदी पे है? पार्वती नदी पे। पार्वती बांध भी है लेकिन पार्वती नदी पर अंगाई बांध धौलपुर में राजस्थान का सबसे कच्चा बांध है। पांचना बांध के बारे में मैंने बता दिया। गंभीरी बांध, ये गंभीरी बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर। अजान बांध भरतपुर में है, रूपारेन नदी के किनारे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बने प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर व कालिका माता का मंदिर किस काल के हैं? चित्तौड़गढ़, पहले तो याद रखना चित्तौड़गढ़ जिसे चित्रकूट भी कहते हैं, मेसा के पठार पर स्थित है। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है एक तो, और एक कालिका माता का मंदिर बना हुआ है। ये दोनों प्रतिहार कालीन है। कब का है? प्रतिहार कालीन। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का पसंद का क्वेश्चन है। लासड़िया कह दो इसे, या लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले में। अब ये तो है, लेकिन आपको ये याद रखना प्रश्न, ये उदयपुर वाला तो अब नहीं आता। अब ये आता है कि लसाड़िया का पठार राजसमंद झील के किस साइड है? सॉरी, जयसमंद झील के किस साइड है? तो पूर्व में स्थित है। ये प्रश्न आया हुआ है, जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? तो लसाड़िया या लासड़िया का पठार। और कहां पे? उदयपुर में। पर्वत चोटी से संबंधित असंगत बताना है आपको। पर्वत चोटियों से संबंधित असंगत, देखो रघुनाथगढ़ की चोटी सीकर में है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा बाबई झुंझुनू में है, बिल्कुल सही है।
देराज अलवर में है, बिल्कुल सही है। बरवाड़ा उदयपुर में है, ये गलत है, क्योंकि बरवाड़ा आपने नाम सुना होगा, चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पे? सवाई माधोपुर में है, जहां चौथ माता का मेला लगता है। और चौथ माता का मेला कब लगता है? ये संकट चतुर्थी के दिन लगता है, माघ कृष्ण चतुर्थी को मेला लगता है, चौथ माता का मेला लगता है, और कंजर समाज की कुल देवी है। तो ये बरवाड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला, डांगलैंड किसका भाग है? डांगलैंड नाम सुना होगा आपने, डांगलैंड प्रश्न आया हुआ है पेपर में, डांगलैंड। और कब आया बता देता हूं, सहायक कृषि अधिकारी का एग्जाम था 2018 के अंदर, उसमें क्वेश्चन आया डांगलैंड। अब देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब देते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं क्या, बड़े आसान सा क्वेश्चन है वैसे। डांगलैंड तो याद रखना, डांगलैंड है करौली पठार का भाग है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा डांग की रानी, पढ़ा है ना, डांग की रानी किसको कहते हैं? करौली को कहते हैं। तो डांगलैंड पूछा था उसने, डांग की रानी नहीं पूछा था। डांगलैंड किसका भाग है? करौली पठार का। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय कौन सी है? ये तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय छप गया शायद। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य की एकमात्र नदी, देखो थोड़ा सा कंफ्यूज है इसमें। कंफ्यूज ये है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का तो मैंने ऑप्शन नहीं दिया, घग्गर नदी इसका उत्तर होगा। अगर जब अंतरराज्यीय पूछे तो वो चंबल नदी है। अब यहाँ अंतरराष्ट्रीय आ गया तो कॉमन सेंस लगा लेना, अंतरराष्ट्रीय सीमा का बात करें तो घग्गर नदी उतरेगा, जब अंतरराज्य सीमा की बात करें तो चंबल नदी आएगा, क्योंकि चंबल नदी आपको पता है इधर यूपी, इधर एमपी, इधर राजस्थान, लेकिन ये यहाँ पे एमपी क्षेत्र में ना, या इस क्षेत्र में, यहाँ पे इस क्षेत्र में ये लगभग 200-250 के आसपास, मान लो 252 के आस किलोमीटर के पास राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है, इसलिए अंतरराज्यीय। और घग्गर नदी को अंतरराष्ट्रीय क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ज्यादा पानी हो जाता है तो ये कई बार पाकिस्तान में भी चली जाती है। राजस्थान राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदियां समूह कौन सी है? राज्य में दक्षिण से उत्तर, अब ये दक्षिण का भाग है, इससे उत्तर की तरफ प्रभावित होने वाली नदियां, देखो कौन सा उत्तर होगा। तो इसका देखो, अब यहां देखो, चंबल, काली सिंध, पश्चिमी बनास, माही, ये तो गलत हो गया अपने आप में, क्योंकि पश्चिमी बनास तो ये नीचे की तरफ जाती है, अपने उत्तर तरफ जाना है। चंबल, काली सिंध, परवन, पार्वती, ये कुछ सही हो सकता है। और ऑप्शन देख लो, यहां साबरमती आ गया, अपने आप कट गया, ये माही आ गया, क्योंकि ये दक्षिण में जाती है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? ये सीधे कट रहे हैं। चंबल सबसे पहले उत्तर, ये दक्षिण से निकलती है, उत्तर की तरफ जाती है। काली सिंध फिर इधर दक्षिण से, इधर काली सिंध इधर जाती है, और परवन फिर इधर जाके ये काली सिंध में मिलती है, और पार्वती यहाँ जाके फिर इधर मिलती है। ये सारी उत्तर की तरफ वाली होगी, तो बी उत्तर हो जाएगा। कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? ये कई बार प्रश्न आ गया, कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? तो वो झील है मोती झील, और मोती झील है कहां पे? भरतपुर में, जिसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। और ये मोती झील रूपारेल नदी के किनारे है। कौन सी? रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। अजान बांध भी कहां पे है? भरतपुर में। बिसलपुर बांध कहां पे है? टोंक में। और सांबर झील कहां पे है? ये प्रॉपर जयपुर में, फुलेरा में। वैसे ये नागौर में, अजमेर में भी इसका भाग है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? अब ये क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर करा दूंगा, रोज एक कोपेन का प्रश्न दे रहा हूं मैं। उसके बाद में थॉर्नवेट और टिवार्था पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन 90% चांस रहते हैं पेपर में कोपेन के आने के। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सुमेलित नहीं है इसका। कौन सा? बी नहीं है। देखो बी कैसे नहीं है, अब यहां देखो, मैं बार बार आपको कल भी मैंने बताया था, ये अपना राजस्थान हो गया, मान लो ये राजस्थान हो गया। अभी नक्शा भी दिखा देता हूं मैं, तो यहां सामने है तो दिखा रहा हूं। AW वाला क्षेत्र है, ये दक्षिण का भाग है। AW तो अपने आप सही है। BWHW शुष्क मरुस्थल है, तो ये आ गया BWHW। BSHW अर्ध शुष्क है, तो ये भाग आ गया अर्ध शुष्क का BSHW। और ये जो मैदान है, गंगा का मैदान है, पूर्वी यमुना का मैदान है, पूर्वी मैदान, ये CWG में आता है। बस याद रखना, जी से गंगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? CWG राजस्थान का उत्तरी भाग, उत्तरी भाग नहीं आता, पूर्वी मैदानी भाग आता है, तो ये गलत हो। ऐसे प्रश्न आप कोपेन के जितने भी प्रश्न देखोगे ना, 100 में से 90% इसके कोपेन के ऐसे आए होंगे। नागौर पाली जिले में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? नागौर पाली जिले में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है?
तो देख लो कौन सी है, नागौर और पाली जिले में। तो भूरी पीली रेतीली मिट्टी पाई जाती है जिसको सिरोजम भी कहते हैं, सिरोजम भी कह सकते हैं, याद रखना, सिरोजम कह दो या धूसर मरुस्थलीय मृदा कह दो, धूसर मरुस्थलीय मृदा कह दो, सिरोजम कह दो, या भूरी पीली रेतीली मिट्टी या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी। वो नागौर पाली वाले गोडवाड़ क्षेत्र, नागौर पाली वाले क्षेत्र में पाई जाती है। प्राचीन समय में, प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों को ग्रामीण स्वशासन के विकास का श्रेय दिया जाता है? बहुत खास प्रश्न है ये, लगभग खास ये 50 के 50 देता हूं, ये समझ लो खास। प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों को ग्रामीण स्वशासन के विकास का श्रेय दिया जाता है? चोल शासकों को। यानी अपनी जो ग्रामीण स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था अगर शुरुआत की बात करें ना तो चोल शासकों से शुरुआत होती है। उससे पहले वैसे वैदिक काल और ये सिंधु घाटी सभ्यता यहां से होती है, लेकिन वंश में पूछे तो भारत में वर्तमान में प्रयुक्त पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसको कहते हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था का जनक, ये ताजा प्रश्न अभी वीडियो प्री में भी आया था, बलवंत राय मेहता। ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी थे। बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में जनवरी 1957 को एक समिति बैठी थी और उसने नवंबर 1957 में रिपोर्ट सौंप दी। उसने कहा पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होनी चाहिए, और आज जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता की ही देन है। राज्य में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा, राज्य में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब वहां के राज्यपाल कौन थे? तब वहां के राज्यपाल कौन थे? राज्य है, ठीक है, राज्यपाल नहीं है। राज्य में अंतिम बार, अब 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा आज तक। सबसे पहले 1967 में, दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार 1980 में और चौथी बार 1992-93 में लगा था जब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और बाबरी मस्जिद कांड हुआ था। उस राष्ट्रपति शासन लगा, वहां के राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी। एम चन्ना रेड्डी उस समय राज्यपाल थे। राष्ट्रपति शासन, ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता किस अनुच्छेद के तहत है? संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, और राष्ट्रपति के रूप में काम करता है फिर राज्यपाल। राज्य सरकार की जो कार्य विधि होती है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती है? राज्य सरकार की जितनी भी कार्य विधि होती है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार होती है? तो अनुच्छेद 166। बड़ा ही खास है ये अनुच्छेद 166 और परीक्षा में भी आता है। अगला देखो, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे? निम्न में से कौन राजस्थान के विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी रहे कभी? प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जब नई विधानसभा का गठन होता है उस समय अस्थायी अध्यक्ष होता है, उसके बाद में वो अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद में अध्यक्ष भी रहे और उसके बाद में वो क्या रहे? उपाध्यक्ष भी रहे। इनमें से कौन हो सकते हैं? वो है पुन्नम चंद्र बिश्नोई। कौन है? पुन्नम चंद्र बिश्नोई। बस प्रोटेम स्पीकर रहे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे। अध्यक्ष की बात बता देता हूं, ये 7वीं विधानसभा में अध्यक्ष रहे थे। कौन है? पूनम। अब बात आती है राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पेपर में बड़ा शानदार आता है। नरोत्तम लाल जोशी थे। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी, झुंझुनू के थे, और उपाध्यक्ष थे लाल सिंह शक्तावत। और उस समय पहले विधानसभा का गठन 29 मार्च 1952 से लेकर 23 मार्च 1957 तक लिए और सदस्य थे 160। निम्न में से जिलों के गठन में असंगत बताइए। ये क्वेश्चन तो मैं आपको बार बार दे रहा हूं। निम्न में से जिलों के गठन के बारे में असत्य, ताकि सारे याद हो जाए। देखो, दौसा का गठन 10 अप्रैल 1991 को हुआ था, बिल्कुल सही है। हनुमानगढ़ का गठन 12 जुलाई 1991 को हुआ था, यहाँ पे मिस्टेक होगी, 91 को नहीं 94 को। अब 94। करौली 19 जुलाई 1997 को बिल्कुल सही है, और धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को सही है। ये राधिकलना 1 नवंबर 1956 को हनुमानगढ़ था, ये सॉरी 1 नवंबर 1956 को अजमेर था, और बाकी ये मैंने बता दी। इंपॉर्टेंट है। अंतिम प्रतापगढ़ था, और अभी नए जिलों को बनाने के लिए राम लुबाया के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखना, सबसे पहले पंचायती राज चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 1994 में, और पहले राज्य निर्वाचन आयोग के जो मुख्य आयुक्त बने थे वो अमर सिंह राठौड़ बने थे, और इसका काम होता है पंचायती राज चुनाव करवाना। इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वर्तमान में राज्य के निर्वाचन आयुक्त है प्रेम सिंह मेहरा। और एक और बात खास आपको याद रखनी है, ये पेपर में आता है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 टै में।
कै का मतलब क्या हुआ, अंक में पूछो तो 11, अंक में पूछो तो 11, इंग्लिश में पूछो तो के। अच्छे तरीके से पढ़ना इसको। अगला प्रश्न देखो, राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? शानदार प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आ। राज्य महिला आयोग का जो गठन किया गया 15 मई 1999, ये बार बार प्रश्न दे रहा हूं मैं, 15 मई 1999, 15 मई 1999 रट लेना इसको। नियुक्ति हमेशा राज्य सरकार करती है, कभी भी प्रश्न आ जाए राज्य महिला आयोग के जो अध्यक्ष होती है उसकी नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार करती है। अभी ताजा ताजा आपको पता है रेहाना रियाज चिश्ती को राज्य सरकार ने नियुक्त किया, न कि राज्यपाल ने। बहुत सारे बोर्डों का गठन किया, तो ये गलती मत कर देना कि राज्य महिला आयोग का गठन राज्यपाल करता है, कभी नहीं करता। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, ये बात समझ लेना। प्रथम थी कांता खातूरिया अधिनियम 23 अप्रैल 1999 को पारित हुआ था इसके लिए, और फिर गठन 15 मई 1999 को हुआ था। कार्यकाल 3 वर्ष होता है। प्रकृति इसकी पूछे तो साविधायिक है, ये साविधिक क्या है? ये साविधिक और सलाहकारी है। साविधिक और सलाहकारी है, संविधानिक नहीं है, ध्यान रखना। कह सकते हैं अंग्रेजी में लीगल और एडवाइजरी, एडवाइजर है। और बहुत बार पूछते हैं कि इसमें सदस्य कितने होते हैं? एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। अब 4 को डिवाइड किया उसने, 3 तो महिला सदस्य होती है, अभी ताजा बनी है, मैंने तीनों को करंट में बता दी। एक सदस्य सचिव होता है, एक सदस्य सचिव होता है, तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। पूरा अच्छे तरीके से याद रखना, राज्य महिला आयोग प्रश्न आता ही आता है पेपर। मिड डे मील योजना में केंद्र और राज्य सरकार का अंशदान कितना है? ये अभी ताजा चल रही है, कोरोना की वजह से आपको पता है स्कूलों के अंदर ये मध्याह्न भोजन की प्रक्रिया एक बार बंद कर दी थी, सीधा अनाज बांटते थे, अब सरकार ने वापस चालू कर दिया है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो बात अपने प्रदेश में चर्चा में है वही करंट का प्रश्न बनेगी, वही हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर बनेगी, ध्यान रखना। मिड डे मील योजना में केंद्र और राज्य सरकार का अंशदान कितना है? 60-40। ये कभी 2015 से पहले 75-25 हुआ करता था, 75 केंद्र का और 25 राज्य का, लेकिन 2015 के बाद 60 केंद्र का 40 राज्य का, और पूर्वोत्तर राज्यों में पूछे तो केंद्र 90 और राज्य 10% है। कौन सी योजना? मिड डे मील योजना, विद्यालय के अंदर बच्चों को मध्याह्न भोजन देने की जो योजना है। राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया? बड़ा ही शानदार है, राजस्थान में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो ये अजमेर के अंदर है, और अजमेर में स्थान पूछे तो किशनगढ़ के अंदर। कहां पे? किशनगढ़ में, और 2009 में स्थापित हुआ। कब भी बात आए केंद्रीय विश्वविद्यालय की तो उसका जो चांसलर होता है, जो कुलाधिपति होता है, वो हमेशा राष्ट्रपति होता है। जब राज्य के विश्वविद्यालयों की बात आए तो वहां राज्यपाल होता है, जब विधि विश्वविद्यालयों की बात आए तो वहां हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय है अपने राजस्थान का दूसरा, पहला कोटा में। जोधपुर में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, और एक और बन गया मनीराम बागड़ मेमोरियल विश्वविद्यालय भी बन गया। पुलिस अकादमी जो विश्वविद्यालय है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वो भी जोधपुर केंद्र है। विधि विश्वविद्यालय अपने जोधपुर में। कोटा प्रथम ओपन विश्वविद्यालय कोटा में। कोटा में एक तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा केंद्र है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। सारी बता दी मैंने, क्योंकि विश्वविद्यालयों से आजकल प्रश्न आने लगे, सीधा पूछ लेते। निम्न में से किस नस्ल की भेड़ के कान चराई के समय भूमि को स्पर्श करते हैं? करती है ना जब भेड़, उसके कान जमीन पर स्पर्श करते हैं। कौन सी भेड़ है? तो भेड़ है सोनाड़ी। कौन सी? सोनाड़ी। और इसका दूसरा नाम चनोथर भी है, इसको कहते हैं चनोथर। ये नाली घग्गर नदी के क्षेत्र में नाली। पुगड़ बड़ी खास है, पुगड़ इधर बीकानेर वाले क्षेत्र में। चोकला भेड़ राजस्थान की मेरिनो। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? ये बड़ी शानदार है, ये प्रश्न बड़ा। कपास आपको पता है खरीफ की फसल है, लेकिन एक कपास की एक प्रजाति है अमेरिकन कपास, यानी नरमा। नरमा कहाँ होता है? देखो कोटा बूंदी बारा में तो नरमा नहीं होता, कपास तो होती है काली मिट्टी। झालावाड़ सिरोही में नहीं होती, राजसमंद बने, ये हनुमानगढ़ गंगानगर बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा अमेरिकन कपास होती है। याद प्रश्न आता ही आता है बार बार। पिपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से? कौन सी? पिपलदा। पद को ध्यान रखना, पिपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो इसका उत्तर आ जाएगा सवाई माधोपुर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। कौन सी नदी? चंबल नदी पर पिपलदा सिंचाई परियोजना। एक है पिपलाद वो झालावाड़ की तरफ है। भाखड़ा नागल परियोजना द्वारा उत्पन्न विद्युत में राजस्थान का अंश कितना है? भाखड़ा नागल परियोजना है, उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत परियोजना में राजस्थान का अंश कितना है? ये बाहर की परियोजना है ना, इनको अच्छे तरीके से याद रखना।
इसमें राजस्थान का हिस्सा है 15.22% और फिक्स डाटा पेपर में आता है 15.22%। कुल इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 1534.3 मेगावाट है। इसकी 15.22% अपने राजस्थान को मिलती है। यह भाखड़ा नागर परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है। राजस्थान के प्रथम सोलर विद्युत गांव का दर्जा किसे मिला है? राजस्थान में प्रथम सोलर विद्युत गांव का दर्जा किसे मिला? यानी पूरे गांव के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादित होती है, यानी आती है, उनके घरों में सब सोलर का प्रयोग कर रहे हैं। वह लुम्बासर, कौन सा सर? लुम्बासर। लुम्बासर बीकानेर की कुलाय तहसील के अंदर विधानसभा क्षेत्र में आती है। कौन सी? लुम्बासर। ये लोदरवा कहां पे है? लोदरवा जैसलमेर के अंदर। नोक जैसलमेर में, जहां 925 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित है। बड़ला जोधपुर में है, जहां 2245 मेगावाट का सौर ऊर्जा ये सोलर पार्क स्थित है। और अभी आपको बताया तैयार हो रहा है बीकानेर के पुगल के अंदर विश्व का, राजस्थान का, भारत का सबसे बड़ा और बड़ला जोधपुर से भी बड़ा 4000 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित हो रहा है। निम्न में से असंगत बताओ। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। असंगत देखो, राजस्थान भूमि विकास निगम 1975 में स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1976 में। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, आरबीएससी में ये क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। अब जो रीट के विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी आप पूछ रहे हो कि सर एनसीईआरटी पढ़े या आरबीएससी पढ़े, रीट आरबीएससी तो आपको पढ़नी है, राजस्थान बोर्ड तो आपको पढ़नी है, प्रश्न आएगा। एनसीईआरटी में कोई ढंग का मैटर है तो पढ़ लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, आरबीएससी तो पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 1917। और आरबीएससी के लिए मैंने 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं तक की क्लासें डाल रखी है, पूरी बुक की, वो क्वेश्चन पढ़ लेना। राजस्थान आवासन मंडल 1970 में स्थापना हुई थी, सही है। राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना 1960, ये गलत है। राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना ये गलत है, ध्यान रखना। कमेंट करके बताना, कल के वीडियो में मैंने बताया कब स्थापना हुई थी, मुझे बताना है। तारकसी के जेवर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकसी के जेवर के लिए, तो तारकसी के जेवर के लिए नाथ द्वारा राजसमंद जाना जाता है। कौन सा? नाथ द्वारा राजसमंद, क्योंकि चांदी के बारीक तारों से बनाए गए आभूषण तारकसी के जेवर कहलाते हैं। अगला देखिए, बदवासी नागौर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? बदवासी नागौर का क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बदवासी जो है वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। रॉक फॉस्फेट का नाम आए झामर कोटड़ा उदयपुर, मैग्नीज का नाम आए बांसवाड़ा की तलवाड़ा काला खुंटा, ठीक है, ये मुख्य वहां की। लोहा सबसे ज्यादा मोरिचा बानोलो जयपुर में होता है। नाथरा की पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार है? नाथरा की पाल, नाम सुनोगी नाथरा की पाल, तो नाथरा की पाल में सबसे ज्यादा लोहे के भंडार है। हाँ, किसके? लोहे के। राज्य का पहला रोपवे कौन से जिले में प्रारंभ किया गया? राज्य का पहला रोपवे कौन से जिले में प्रारंभ किया गया? तो ये जालोर में 2006 में सुंदा माता का मंदिर है वहां स्थापित किया गया। तो इंपॉर्टेंट है। अभी बजट में भी 2-3 और रोपवे स्थापित करने की घोषणा हुई है, तो सारे इंपॉर्टेंट है। पहले बता चुका हूं मैं, सावित्री माता मंदिर। सांगानेर हवाई अड्डे को कब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? अब 2-3 दिन हो गया मैंने कंप्यूटर के मॉडल टेस्ट निकाले, कल डालूंगा मैं आपको कंप्यूटर के, ठीक है। तो सांगानेर हवाई अड्डे को कब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? तो इसको याद रखना, फरवरी 2006 को दिया गया। राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अभी आपको पता है जयपुर एयरपोर्ट को अडानी समूह को 50 वर्ष के लिए ठेके पर दिया जा चुका है। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? नाम सुना है बप्पा रावल? बड़ा ही शानदार शासक था, अपनी आप वीरता के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी थी नागदा। समाधि इसकी कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में है। और इसने जो माता एकलिंगनाथ जी है, जो एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के शासकों के गोहिल वंश का जो कुल देवता है, उसके मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, ये ध्यान रखना। जयपुर की गद्दी पर मात्र 16 माह की अल्पवयस्क आयु में बैठने वाले शासक कौन थे? ये देखिए क्वेश्चन ऐसे पेपर में आने लगे भी। अभी पता नहीं कौन सा पीछे एग्जाम हुआ था, उसमें कोई ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसमें आया था कि 11 वर्ष की आयु में जयपुर का कौन सा शासक गद्दी पर बैठा था? वो तो स्वाई जय सिंह द्वितीय था। अब यहां पूछ रहा है कि मात्र 16 माह की अल्पवयस्क आयु में बैठने वाला शासक कौन था जयपुर का, जो 16 माह की आयु में ही गद्दी पर बैठ गया। अब आप सोचते हैं गद्दी पर बैठने की कहानी क्या है? देखो, जो उत्तराधिकारी होता है ना, उसको राजा बनाया जाता है, बस बनाया जाता है, राज तो कोई और करता है, लेकिन वो गद्दी पर बैठ गया, बस सुला देते हैं, और तो क्या गद्दी पर। उत्तर आ जाएगा राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय वही
जिसने अंग्रेजों की 1857 की क्रांति में तन मन धन से सहायता की थी, वही था। ठीक है, और फिर क्या है, अंग्रेजों का राज था, इसको अल्पवयस्क के रूप में बना दिया और मेजर जॉन लुडलोथ के संरक्षण में ये जनवरी 1843 में इसको राजा बनाया था, बस बनाया था, और अंग्रेजों का राज था उस समय। फिर ये अंग्रेजों का वफादार हो गया। गोरा हट जा राज, गोरा हट जा राज लोकगीत किस किले से संबंधित है? गोरा हट जा, गोरा यानी अंग्रेजों हट जाओ यहां से। ये था भरतपुर के लिए, लोहागढ़ दुर्ग है ना भरतपुर के अंदर। कहते हैं कि लॉर्ड लेक ने बहुत बार आक्रमण किया था, लेकिन कभी उसके मंसूबे कामयाब नहीं हुए थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितनी थी? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, मान सिंह, राय सिंह, चंद्रसेन, स्वाई जय सिंह, ये शासक इतने जबरदस्त हैं कि इनके पेपर में फिक्स टॉपिक पूछे जाते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को, और जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। अब कितना हो गया देख लो, तो घटा लो, 7 और 3, 7 और 5 57, 3 क्या 57, 57 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। जब वो 32 वर्ष का था उस समय 1572 में गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ। 25 साल इसने राज किया। शादी इसकी हुई 1557 के अंदर। अमर सिंह का जन्म हुआ 1559 में, जन्म 9 मई 1540। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा इसने 1576 में। दिवेर का युद्ध लड़ा इसने 1580 में। इसको समझाने के लिए 4 अकबर ने शिष्टमंडल भेजे थे, जिसका सूत्र जम बट है, और इसका पीछा भी अकबर ने किया था 1576 में, 1577, 1578, 1579 में। शाहबाज खान ने 3 बार इसका पीछा किया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। 1580 में अब्दुल रहीम खाना ने आक्रमण किया, वो भी कामयाब नहीं हुआ। 1584 में जगन्नाथ कछावा आया था, वो भी कामयाब नहीं हुआ। तो और 1585 में महाराणा प्रताप ने चाउंड को राजधानी बनाई थी, और 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। इतनी घनी है सर। मीराबाई किसकी पुत्री थी? मीराए तेरो बाजा एक तारो, नाम सुना है? तो मीरा क्या बजाती थी? एक तारा बजाती थी, राठौड़ वंश की थी। तो मीरा किसकी पुत्री थी? मीरा रतन सिंह की पुत्री थी। दादा कौन थे इनके? दूधा, दादा दूधा थे। मीराबाई के ससुर थे राणा सांगा, उनका पुत्र था भोजराज। मीराबाई जब भोजराज की मृत्यु हो जाती है तो भक्ति में लीन हो जाती है, और चित्तौड़गढ़ में ही भक्ति भावना को, कृष्ण को अपना पति मानते हुए, भगवान मानती हुई उनकी पूजा करती है। लेकिन लोग, उनके घर वाले विरोध करते हैं, भी एक महारानी है तो ये क्या कर रही है। तो मीरा फिर से दुखी हो जाती है, और मीरा चित्तौड़ छोड़कर वृंदावन चली जाती है। वृंदावन उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहां भी वो कुछ दिन रहती है, और उसके बाद में अंतिम वो द्वारिका जाती है गुजरात में, और एक भगवान श्री कृष्ण की रणछोड़दास जी की मृत्यु होती है, उसमें विलीन हो जाती है। तो अंतिम समय पूछे मीराबाई का, तो वो द्वारिका में बीता था, वहीं इनकी मृत्यु होती। मीराबाई के गुरु थे रेतास, इनके नाम पर इन्होंने तासतासी संप्रदाय चलाया था, और पदावली नामक ग्रंथ भी मीराबाई ने लिखे थे। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला कब भरता है? ये क्वेश्चन अभी ताजा रीट लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन आया था। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला 12 के अंदर भरता है। कहां पे? केलवाड़ा 12 के अंदर सीताबाड़ी, यानी सीताबाड़ी का मेला कैसे? तो सीताबाड़ी 12 के अंदर भरता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। अब रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कौन सा आ गया? क्योंकि रणथंभौर में कौन से मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। और जब गणेश जी की बात आए तो भाद्रपद महीना शुक्ल चतुर्थी की हम बात करते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर में गणेश मंदिर। देखो चौथ जब भी आएगी ना, कौन सी देख लेना, चौथ आपको लगभग इसमें कृष्ण पक्ष में मिलेगी। बस एक ही ऐसी है गणेश जी की जो शुक्ल पक्ष में आती है। बाकी कोई भी चौथ देख लेना, संकट चौथ देख लेना, कोई तिल चौथ है, कि कौन सी भी चौथ है, सारी आपको कृष्ण पक्ष में मिलेगी। बस एक ही चौथ है जो शुक्ल पक्ष में आती है। बाकलियो क्या है? बाकलियो क्या है? देखो एक आदि में राजस्थानी शब्दावली का प्रश्न भी दे रहा हूं। ऊंट के बालों का बना एक बिछावन, एक प्रकार की पगड़ी, रेशमी वस्त्र, कीमती वस्त्र, या ऊन का बना एक वस्त्र। तो ऊंट के बालों का बना एक बिछावन होता है। इस प्रकार आजकल पेपर में आ जाता है कि बार ये वनपाल वन रक्षक में तो ऐसे प्रश्न आएंगे, देख लेना। मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था, मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? छाबदार। क्या कहलाता था? छाबदार। ये 50 प्रश्न हो गए। दिल्ली की आपको 9 बजे क्लास मिलती है। 9 बजे क्लास कभी कंप्यूटर अनुदेशक की मिल जाएगी, और ये तो क्लास मित्र मिलेगी सुबह 7:30 पर। करंट तो आपको मिलती है। क्लास मत छोड़ना, राजस्थान जीके की क्लास मत छोड़ना। राजस्थान जीके का प्रश्न गलत नहीं होगा। और जो कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल बता देता हूं, हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो 2021 की पूरी और फरवरी 2022 तक कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो 84 260
35,805। इस पे फोन पे और गूगल पे चल रहा है, पेटीएम भी चल रहा होगा, ठीक है। इस नंबर पे आपको 50 रुपए पे करने हैं और आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगी, प्रिंट आप निकाल सकते हो इस नंबर पे करके। और इसी पे व्हाट्सअप चल रहा है, आप स्क्रीनशॉट डाल देना, वहां आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, क्योंकि करंट आपके टॉपिक में है सबके, और राजस्थान का करंट आएगा। सुबह की क्लास मत छोड़ना, निरंतर वहां पे क्लासें मिलती रहती है। तो ये क्लास निरंतर ज्वाइन करना, पढ़ना, अच्छे तरीके से मेहनत करना, आप कामयाब जरूर होगे और सारे नौकरी लगोगे। नौकरी वही लगेगा जो अच्छी तरीके से मेहनत करेगा। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।